तो चलिए इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं। आज हम अपोलो 11 मून लैंडिंग के उस सच को समझेंगे जो अक्सर किताबों में छिप जाता है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये इंसानियत का अब तक का सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक मिशन था। तो बिना देरी किए उन अनसुने पहलुओं को खोलते हैं जो इस कहानी को बिल्कुल अलग बनाते हैं। One small step for man, one giant leap for mankind. नील आर्मस्ट्रॉन्ग के ये शब्द तो सभी ने सुने हैं। 20 जुलाई 1969 का वो ऐतिहासिक दिन। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ठीक उसी पल ये पूरा का पूरा मिशन एक बेहद भयानक और जानलेवा हादसे के कितना करीब था? असल कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हुआ ये था कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूना मॉड्यूल के उस छोटे से दरवाजे से बाहर निकल रहे थे अपने उस भारी भरकम स्पेस सूट में, तो गलती से उनसे एक बेहद अहम स्विच टूट गया। ये था एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच। अब इसके बिना ना मॉड्यूल वापस चांद की सतह से उड़ान भर ही नहीं सकता था। जरा सोचिए, हमेशा के लिए चांद पर फंस जाने का डर, और सबसे बड़ी बात, वहां हवा नहीं है तो उन्हें इसके टूटने की आवाज तक नहीं आई। वे इस आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से बिल्कुल अनजान थे। तो अब देखते हैं कि आखिर हम इतने खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक लॉन्च किया और फिर 1961 में यूरी गैगरिन स्पेस में पहुंच गए। इन शुरुआती सोवियत कामयाबियों ने अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी थी। उन्हें लगा कि वे स्पेस रेस में पीछे छूट रहे हैं। इसी भारी दबाव में आकर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐसा लक्ष्य तय कर दिया जो उस वक्त बिल्कुल असंभव सा लगता था, और इसमें रातों रात अरबों डॉलर झोंक दिए गए। अब जब दबाव इतना ज्यादा हो तो जल्दबाजी होना लाजमी है। टेस्टिंग का एक बेहद तेज सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1967 में अपोलो 1 के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें केबिन में आग लगने से 3 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। खैर, इस दुख को पीछे छोड़ते हुए लगातार कई अनमैन्ड और मैन्ड मिशंस हुए और आखिरकार जुलाई 1969 में ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन के लिए सैटर्न 5 रॉकेट लॉन्च पैड पर तैयार हुआ। अब बढ़ते हैं अपोलो के उस खतरनाक चांद के सफर की तरफ। सच कहूं तो ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। जैसे ही लूना मॉड्यूल, जिसे ईगल कहा जाता था, अलग हुआ, ठीक रात 8:10 पर उसके अंदर अचानक अलार्म बजने लगे। ये 1201 और 1202 अलार्म्स थे। इनका सीधा सा मतलब था कि मॉड्यूल का गाइडेंस कंप्यूटर पूरी तरह से ओवरलोड हो चुका था। ये एक ऐसी इमरजेंसी थी जिसका हल शुरू में किसी को नहीं पता था, ना एस्ट्रोनॉट्स को और ना ही धरती पर बैठे मिशन कंट्रोल को। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। और मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। कंप्यूटर के ऑटोमेटेड लैंडिंग सिस्टम ने मॉड्यूल को एक ऐसे इलाके की तरफ मोड़ दिया जहां बड़े बड़े पत्थर थे, एकदम जानलेवा। इससे बचने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग को तुरंत मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ा। उन्होंने मॉड्यूल को सेफ जगह मोड़ा तो जरूर, पर इस चक्कर में फ्यूल खतरनाक हद तक कम हो गया। सतह पर उतरने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5% फ्यूल बचा था और वक्त महज 30 सेकंड। चलिए वापस चलते हैं उस टूटे हुए स्विच वाली प्रॉब्लम पर। वो 24 अरब डॉलर का स्पेसक्राफ्ट और एक टूटा हुआ स्विच। पता है इसका हल कैसे निकला? एक मामूली बॉल पॉइंट पेन से। जी हाँ, बज़ एल्ड्रिन ने उस टूटे हुए इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा करने के लिए अपने पेन का इस्तेमाल किया, और इसी देसी जुगाड़ ने इंजन को वापस स्टार्ट किया और उनकी जान बचाई। कमाल है ना? यहाँ एक शख्सियत का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जब आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चांद की सतह पर इतिहास रच रहे थे, तो माइकल कॉलिंस चांद की कक्षा में यानी लूनर ऑर्बिट में बिल्कुल अकेले थे। वे कमांड मॉड्यूल कोलंबिया उड़ा रहे थे। अगर वे सही वक्त पर लूनर मॉड्यूल को वापस अटैच नहीं कर पाते, तो क्रू का धरती पर सुरक्षित लौटना नामुमकिन था। वे सच में इस मिशन के असली अनसंग हीरो थे। दरअसल इस पूरे मिशन में खतरा इस हद तक था कि तत्कालीन प्रेसिडेंट निक्सन के लिए एक ऑल्टरनेट स्पीच यानी एक दूसरा भाषण पहले से ही ड्राफ्ट करके रख लिया गया था। वे तैयार थे इस खौफनाक खबर को दुनिया को सुनाने के लिए कि शायद अंतरिक्ष यात्री अब कभी लौट कर नहीं आएंगे और हमेशा के लिए चांद पर ही रह जाएंगे। ये सोचकर ही कितना अजीब लगता है। अब आते हैं एक और दिलचस्प पहलू पर, मून लैंडिंग से जुड़े उन मिथकों पर जो सालों से चले आ रहे हैं।
आइए इन दावों की सच्चाई देखते हैं। जब हम फिजिक्स को समझते हैं तो हर उस बात का जवाब मिल जाता है जो लोगों को गड़बड़ लगती है। जैसे झंडा इसलिए उड़ता दिखा क्योंकि उसमें एक हॉरिजॉन्टल रॉड थी और उसका एल्यूमिनियम किसी स्प्रिंग की तरह काम कर रहा था। आसमान में तारे क्यों नहीं दिखे? क्योंकि लैंडिंग दिन में हुई थी और कैमरे का एक्सपोजर उन चमकीले स्पेस सूट्स के सामने मध्यम तारों को कैप्चर कर ही नहीं सकता था। और रही बात उन अजीब परछाइयों की, तो चांद की अत्यधिक चमकीली सतह ने खुद एक बहुत बड़े रोशनी बिखेरने वाले सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह काम किया था। सब कुछ बिल्कुल साइंटिफिक है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का पहलू भी देख लीजिए। अगर सच में ये पूरा मिशन किसी स्टूडियो में शूट किया गया एक धोखा होता महज कोल्ड वॉर जीतने के लिए, तो सोवियत यूनियन सबसे पहले इसकी पोल खोलता, है ना? लेकिन इसके बिल्कुल उलट उन्होंने अपने खुद के नेशनल इंसाइक्लोपीडिया में इस अचीवमेंट को पूरी तरह से सच मानकर दर्ज किया। तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज यहीं दम तोड़ देती हैं। आइए अब आखिर में बात करते हैं इसकी असली कीमत और आने वाले कल की विरासत की। उस जमाने में इस मिशन पर 24 अरब डॉलर खर्च हुए थे। ये आज के हिसाब से लगभग 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा बैठता है। जाहिर है देश के अंदर इसका काफी विरोध हुआ। नागरिकों का स्पष्ट तर्क था कि इतनी बड़ी रकम को आसमान में उड़ाने के बजाय यूनिवर्सिटीज बनाने और गरीबी मिटाने पर खर्च किया जाना चाहिए था। ये बहस उस वक्त बिल्कुल आम थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी बात है जो वाकई चौंकाने वाली है। इंसानों को चांद तक सुरक्षित ले जाने के लिए नासा को बहुत ही मजबूत और रिलायबल इंटीग्रेटेड सर्किट्स चाहिए थे। नासा की जबरदस्त डिमांड ने एक चमत्कार कर दिया। सिर्फ 5 सालों के अंदर माइक्रोचिप्स के दाम 90% तक गिर गए और देखते ही देखते इसने मॉडर्न कंप्यूटर युग की शुरुआत कर दी। तकनीक की जो दुनिया आज हम देख रहे हैं वो असल में इसी की देन है। 1972 में अपोलो 17 के बाद से किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा है। लोगों की दिलचस्पी कम सी हो गई थी। लेकिन अब नासा अपना नया आर्टेमिस प्रोग्राम ला रहा है। कोशिश है इस दशक के अंत तक वापस लौटने की। और इस बार खास बात यह है कि पहली बार एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को चांद पर भेजा जाएगा। ये सच में स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया दौर होने वाला है। अब जैसे जैसे इंसानियत वापस चांद पर जाने की तैयारी कर रही है, एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या ये नया सफर पूरी दुनिया को एकजुट करेगा, एक साझा कामयाबी बनेगा, या फिर ये एक बिल्कुल नई तरह की स्पेस रेस की शुरुआत करेगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। खैर, इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।